क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपको बहुत तेज गुस्सा आया हो लेकिन आप बाद में पछताए भी बहुत होंगे कि नहा के गुस्सा करके अपना नुकसान कर लिए? जानते हैं गुस्सा क्या होता है? गुस्सा एक सामान्य भावना है, जैसे डर, प्रेम, ईर्ष्या, लगाव। वैसे ही गुस्सा जब हम कोई खतरा महसूस करते हैं या हमारी उम्मीद को कोई तोड़ता है। देखो, हमारी उम्मीद के खिलाफ कोई काम करता है तो गुस्से लग जाती है भैया। होता है ना ऐसा? जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एमाइगडाला। वो एमाइगडाला एक्टिव हो जाता है जब कोई खतरा महसूस होता है। सेम चीज गुस्से के टाइम पे होती है। अब एमाइगडाला जब एक्टिव होता है उसी टाइम पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी हमारी सोचने समझे की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुस्से में ज्यादा बड़बड़ ना करो, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है नहीं। अब होता ये है कि जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने की क्षमता हो गई है कम, तो पिक्चर में आता है हाइपोथैलेमस, यानी कि प्रतिक्रिया आती है हमारी हाइपोथैलेमस से और साथ में एक्टिव हो जाती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होने के बाद कौन सा हार्मोन निकालेगी? एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल आपको पता ही है कैसा हार्मोन होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है भाई। और स्ट्रेस हार्मोन जब आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है तो फिर आप कौन सी खुशी महसूस करेंगे? तब आपकी बॉडी आ जाती है फाइट और फ्लाइट मोड में, यानी कि करो या भागो। यानी आपकी बॉडी जो होती है ना वो एकदम एक्टिव हो जाती है किसी भी खतरे से लड़ने के लिए। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी और शरीर कांपने लगेगा। ऐसा ही होता है ना गुस्से में, ऐसा ही होता है जब डर आता है। तो दोनों का रिएक्शन सेम ही तरीके का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि गुस्से का साइंटिफिक पैसेज क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे हम गुस्से को फील करते हैं। गुस्सा दो प्रकार का होता है, एक होता है रिएक्टिव एंगर, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एंगर। रिएक्टिव एंगर मतलब आपने कोई चीज देखी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने इंस्टेंट बस सुना दिया, हो गया रिएक्टिव एंगर। इंस्ट्रूमेंटल एंगर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एंगर होता है कि आपने सोचा समझा कि अच्छा ऐसा हुआ है, ठीक है बेटा, तुम्हें हम जरूर बताएंगे। तो वो यानी कि सोच समझ के आप टारगेट करके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एंगर। ये दो प्रकार होते हैं। अब इनका हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। तो देखिए, गुस्से के मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं पास्ट ट्रॉमा, यानी बचपन की कोई चोट हो, अनमेट नीड्स यानी हमारी जरूरतें जो पूरी नहीं होती, लो सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी, और कंट्रोल की चाह यानी सब कुछ अपने तरीके से कर पाने की इच्छा। एक पुरुषों और स्त्रियों में बराबर गुस्सा आता है, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो आक्रामक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं मासूम होती हैं। अब हम बात करेंगे गुस्से के प्रकार, यानी एक्सप्रेशन के हिसाब से गुस्सा कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है पैसिव एंगर, यानी दबाया हुआ गुस्सा। वॉलेटाइल एंगर, यानी जो अचानक से भड़क उठते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। क्रॉनिक एंगर, यानी लंबे समय तक गुस्सा आपके दिमाग में चल रहा है, बना हुआ है। जजमेंटल एंगर, यानी दूसरों को नीचा दिखाने वाला एंगर। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर, यानी खुद पर गुस्सा। और एक रिसर्च के दौरान ये बताया गया है कि पैसिव एंगर वाले लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पैसिव एंगर में आप अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, और जब आप अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग को दबा देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो अंदर अंदर चलता रहता है और आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, तो डिप्रेशन तो होना ही है। तो इससे अच्छा ही है कि जिसपे गुस्सा है ना, छोड़ दो मतलब उतार देना चाहिए। अपने आप को एक नई बीमारी की गिरफ्त में ले जाने से अच्छा है, एक फीलिंग है, इसे एक्सप्रेस कर दीजिए, ये कोई गलत बात नहीं है। बस एक्सप्रेशन का तरीका आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब हम जानते हैं गुस्से के नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक नुकसान के ऊपर। शारीरिक नुकसान यही होता है कि जब आपको लगातार गुस्सा आता है तो आपका बीपी हाई ही रहता है, गुस्से में बीपी हाई रहता है। बीपी हाई होता है तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक लंबे टाइम तक अगर आप गुस्से में रहते हैं तो आप अपने बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, आप अपने हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, अपने दिमाग की शांति खो देते हैं। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो जो एंगर होता है इसका जो शरीर पे इफेक्ट होता है ये ओवरऑल होता है, आपके कई बॉडी ऑर्गन को एक साथ नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुस्से के मनोवैज्ञानिक इफेक्ट क्या होते हैं। गुस्से की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही, कि तनाव होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको उस स्टेज में लेके चली जाती हैं जहां आप सोचने समझने की शक्ति ही खो देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने की शक्ति खो देते हैं। यानी कि अगर आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे, तो आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएंगे? और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं आती है तो प्रोग्रेस नहीं आती, प्रोग्रेस नहीं आएगा तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए गुस्सा ना सिर्फ आपके दिमागी रूप से आप पे असर करता है, शारीरिक रूप से असर करता है, मानसिक रूप से भी असर करता है, यानी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि गुस्से को मैनेज कैसे करें। देखिए, गुस्से को मैनेज करने में सबसे पहली बात आती है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग, हमेशा आपने सुना होगा कि गुस्सा आए तो 1 से 20 तक काउंटिंग करो, या 20 से 1 तक काउंटिंग करो, उल्टी गिनती गिनो, सीधी गिनती गिनो। डीप ब्रीदिंग से फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का परसेंट जो होता है 20% तक घट जाता है, और कॉर्टिसोल होता है एक स्ट्रेस हार्मोन। और अगर
स्ट्रेस हार्मोन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, तो सीधे सीधे इसका असर आपकी खुशी पे पड़ता है, आपकी दिमागी शांति पे पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब गुस्सा आए ना तो डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, और डीप ब्रीदिंग सिर्फ गुस्से आने के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उस समय याद वाद नहीं रहता। ये हमेशा अपनी आदत में डालना चाहिए। यही है हमारा दूसरा तरीका, यानी कि माइंडफुलनेस। आप हमेशा 10 मिनट के लिए शांत बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा माइंड को काम कीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने दिमाग की शांति के लिए, अपने शरीर के अच्छे के लिए 10 मिनट तो निकाल सकते हैं सुबह शाम। और अगर आप रेगुलर ऐसा कर रहे हैं, विश्वास जानिए, इससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल तो बढ़ता ही है, क्योंकि ये रिसर्च ने बताया है कि 60% सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है अगर आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाने का मतलब थोड़ी देर शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर ना ध्यान देकर। तो उससे दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है सेरोटोनिन रिलीज होता है, और 60% ज्यादा रिलीज होता है। और सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है, और कॉर्टिसोल को भी ये कम करता है, मैनेज करता है। तो जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रहेगा तो गुस्सा आपको कम आएगा। इसीलिए जो योगी लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, यानी कि जो धार्मिक पथ पे रहते हैं या जो इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो यूजुअली कूल और काम होते हैं। उसकी वजह यही होती है। इसके बाद तीसरा क्या है, आप जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग बहुत बेहतरीन तरीका होता है अपने इमोशंस को मैनेज करने का। जब आप जर्नलिंग करते हैं, यानी आप लिखते हैं ना, तो आप जो सोच रहे हैं, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो जब शब्दों में करती जाती है ना, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो। आपको क्लियरिटी आती है, आपको चाहिए क्या, आप क्या कर रहे हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपकी मिस्टेक्स, ये आप खुद समझ सकते हो उसे दोबारा पढ़ के। और जर्नलिंग एक इतना अच्छा तरीका होता है अपने जो झंझावात है दिमाग के, उनसे बाहर आने का। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर, खुद से ही क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको करना क्या है। तो दो चीजों का फायदा होता है, एक तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, दूसरा आपकी क्लियरिटी हो जाती है, यानी कि स्पष्टता हो जाती है जर्नलिंग से। तीसरा सबसे अच्छा तरीका होता है CBT, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें रीजन का पता लगाया जाता है कि आपको किस रीजन से गुस्सा आ रहा है, आपका उसमें बेस क्या है। जैसे कि मैंने इससे पहले ही बताया कि गुस्से के बेस बहुत सारे होते हैं। बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जहां आपको कंटिन्यू एक ही फीलिंग में रहे हो, किसी चीज की कमी में, या किसी दुख में, या किसी परेशानी में, वो धीरे धीरे एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। या करंट सिचुएशन में आपको कोई बात परेशान करके रख रही है, या आपका नेचर ही इतना डोमिनेटिंग है कि अब पूरी दुनिया तो आपको राजा घोषित नहीं कर सकती, आपके अंडर में काम नहीं कर सकती। तो इस तरह के बहुत सारे जो रीजंस हैं, ये उस पर काम करता है, और वहां पर जाके आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो फीलिंग आपके अंदर से टर्मिनेट हो जाए, ताकि आपका गुस्सा मैनेज हो जाए। इसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका होता है संवाद, यानी कि संवाद और इम्पैथी, यानी आप उसकी जगह पे रख के भी सोच सकिए, और जिससे आपको प्रॉब्लम है आप उससे बात करिए। बात करना तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी चीज को क्लियर रखने का। तो इस तरह से 4-5 तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है। जर्नलिंग सबसे बेहतरीन तरीका है, जिससे आप बहुत आसानी से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, सुलझा कर रख सकते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगी कि कैसे डीप ब्रीदिंग आपकी लाइफ को बहुत शॉर्टेड कर देता है। और अगर इसके बाद भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कंडीशन क्रॉनिकल हो गई है। अब आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत है। तो इस पर भी आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके अपनी इस प्रॉब्लम को शट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि गुस्सा क्या होता है, इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।